हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आप राजस्थान से और राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, तो प्रत्येक राजस्थान के एग्ज़ाम में राजस्थान जीके यानी जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान जरूर पूछा है। और सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक क्वेश्चन है वो आपको आरबीएससी की पुस्तकों से पूछे जाते हैं, जो 6 से लेकर कक्षा 12 तक की जो पुस्तकें हैं उनसे पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी क्रम में कक्षा 6 की पुस्तक जो भाग 1 है उसका अध्याय 2 है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो प्रथम अध्याय भूगोल से संबंधित, जिसमें प्राचीन आंकड़े दे रखे हैं, इसलिए इसको हम छोड़ रहे हैं। और अध्याय 2 से शुरुआत करना जो है राजस्थान का इतिहास। इसी तरह से हम कक्षा 6 से 12 तक की समस्त पुस्तकों के एक एक अध्याय को अलग अलग पार्टों में करेंगे। तो आज हम ये श्रृंखला शुरू करते हैं। चलिए पहला अध्याय शुरू करते हैं, जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास। कक्षा 6 में टोटल 10 अध्याय दे रखे हैं। अध्याय 2 आपके सामने है, राजस्थान का इतिहास। इसे शुरू करते हैं। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों एवं अंचलों में विभक्त था। यानी अंचल अंचल का मतलब है क्षेत्र। यानी प्राचीन काल में राजस्थान है वो कई क्षेत्रों में अलग अलग टुकड़ों में बंटा हुआ था। जनपद एवं अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहाँ रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे। इन जनपदों का नामकरण है तो वहाँ अलग अलग जो जातियाँ रहती थी उसके अनुसार इनका नामकरण किया गया। उदाहरण के लिए जैसे जांगल, मरु, अर्जुनन, सीवी, मेवात, हाड़ौती और आदि प्रदेश हैं। इसी तरह से ये है महाकाव्यकालीन राजस्थान है, उसका नक्शा दे रखा है, जिसमें आपका जांगल प्रदेश इस साइड में, मरुकांतर, मत्स्य और सूरसेन जनपद, इस तरह से राजस्थान अलग अलग जनपदों में बंटा था। इस तरह से यहीं सीवी जनपद अलग अलग जनपद थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वो मरु जनपद से शुरुआत करेंगे। मरु क्या था और मरु जनपद में मरु क्षेत्र में कौन कौन से जनपद आते थे। देखिए, प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने राज्यों या जनपदों का निर्माण आरंभ कर दिया था। महाभारत एवं संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं तो वो है आपका राजस्थान का मरु क्या है। तो मरु की बात करें, ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथों जैसे रामायण, चरक संहिता, महाभारत, वृद्ध संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों में मरु प्रदेश का है वो आपको उल्लेख देखने को मिलता है। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। जी हाँ, ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ बनता है कि आर्यों का प्रारंभिक है वो जनतंत्र कौन सा था। तो आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र आपका कौन था? मरु प्रदेश। कौन सा था? मरु प्रदेश। आगे बात करते हैं। मरु प्रदेश के अंदर वर्तमान में बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और अनूपगढ़ यानी 2 जिले और इसमें बन गए। ये क्षेत्र आता था। कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्र और जांगल, फिर इस जो मरु क्षेत्र था उसके अंदर 3 नए जनपदों का निर्माण हुआ। कौन कौन से थे? कुरु, मदर और जांगल। इसका आप याद रखेंगे। कितने का जनपदों का निर्माण हुआ? 3 जनपदों का निर्माण हुआ। और आरंभिक मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। कौन सा? मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। अब बात करेंगे हम जांगल प्रदेश की। तो देखिए, नक्शा आपके सामने है। जांगल है। जांगल इस जनपद में वर्तमान में बीकानेर, नागौर और जोधपुर का कुछ भाग आता था। तो याद रखेंगे, जांगल प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आता है? बीकानेर, नागौर एवं जोधपुर, यानी कि राजस्थान का ये क्षेत्र है वो जांगल प्रदेश के अंदर आता था। और जांगल प्रदेश की राजधानी क्या थी? अई छतरपुर। ये आप याद रखेंगे। जांगल प्रदेश की राजधानी आपकी अई छतरपुर थी। अई छतरपुर किसकी राजधानी थी? तो अई छतरपुर जांगल प्रदेश की राजधानी थी। ठीक है दोस्तों। और अई छतरपुर है वो आपका नागौर का प्राचीन नाम। जी हाँ, नागौर का ही प्राचीन नाम क्या है आपका? अई छतरपुर। नागौर का प्राचीन नाम क्या है आपका? अई छतरपुर नागौर का प्राचीन नाम है। इसके बाद हम बात करते हैं जिसका वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। जी हाँ, याद दे रखा है। नागौर का प्राचीन नाम ही अई छतरपुर था और जो जांगल प्रदेश की राजधानी थी। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम एवं श्रीकृष्ण द्वारका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन याद रखना। पौराणिक जो व्याख्याएं हैं, कथाएं, उनके अनुसार यादव वंश के जो बलराम थे भगवान श्री कृष्ण के भाई, और श्री कृष्ण है वो किस क्षेत्र से होकर गुजरे थे? तो वो जांगल क्षेत्र से होकर गुजरे थे। अब बात करते हैं मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद का उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। पहली लाइन लिखी है, मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर यानी बेराट। बेराट यानी जयपुर का प्राचीन, जयपुर में विराट नाम की सभ्यता है और जयपुर के आसपास का जो इलाका उसका प्राचीन नाम क्या था? विराट था। क्या था? विराट था। तो मत्स्य जनपद की राजधानी आपकी क्या रहने वाली है प्राचीन काल में? तो मत्स्य जनपद की आपकी राजधानी रहने वाली है वो आपकी विराट नगर यानी विराट रहने वाली है। ठीक है दोस्तों। जनपद अलवर एवं जयपुर के मध्य स्थित था और उसका क्षेत्र कौन सा था? अलवर और जयपुर के मध्य का क्षेत्र था वो आपका मत्स्य जनपद के अंदर आता था। इसी के साथ बात करें, इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन चांग ने भी किया है।
तो मत्स्य जनपद का उल्लेख किस चीनी यात्री ने किया है? तो इस तरह से मत्स्य जनपद आपका पूरा होता है। और याद रखेंगे मत्स्य जनपद का है वो वर्णन किस चीनी यात्री ने किया था? युआन चांग ने किया था। मत्स्य जनपद की आपकी राजधानी है वो विराटनगर बेराट है और इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इस तरह से मत्स्य जनपद आपका पूरा होता है। इस तरह से राजस्थान का मेवाड़ योदेव श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के आसपास का क्षेत्र योजर का था। अलवर और भरतपुर के आसपास अर्जुनाइन थे। मालव, टोंक, दौसा और बूंदी के आसपास का क्षेत्र था। और सीवी, उदयपुर और चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र था। ये राजस्थान का प्राचीन नक्शा है जिसमें ये जनपद दिखा रखे हैं। आगे बात करेंगे हम सूरसेन जनपद की। तो आगे आपके सामने कौन सा जनपद है दोस्तों? सूरसेन जनपद है। तो सूरसेन जनपद की बात करें तो सूरसेन जनपद के राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर और करौली का अधिकतर भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद में सम्मिलित थे। जी हाँ, राजस्थान का भरतपुर, धौलपुर और करौली का क्षेत्र था वो सूरसेन जनपद के अंतर्गत आपका आता था। इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, सूरसेन जनपद की राजधानी। तो सूरसेन जनपद की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। सूरसेन जनपद की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। 4वीं शताब्दी ईस्वी के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय सूरसेन या सोरसेन का उल्लेख किया था। सूरसेन ने सोरसेन किसके समय उल्लेख किया था? सिकंदर के समय का। बयाना प्रस्तुति, ये है बयाना, भरतपुर के अंदर है बयाना। बयाना प्रस्तुति में सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता के सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब और टक की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई। कहाँ की जातियां? एक तो पंजाब और टक प्रदेश की राजधानी राजस्थान में आ गई। इनमें अपने साहस एवं शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, शिवी, अर्जुनन आदि जातियां प्रसिद्ध थी। कौन कौन सी जातियां? मालव, शिवी, अर्जुनन आदि प्रसिद्ध थी। सूरसेन जनपद की राजधानी ध्यान रखेंगे कहाँ है? मथुरा। मथुरा यूपी उत्तर प्रदेश में है वर्तमान में। और यूनानी लेख को सिकंदर ने सूरसेन सोरसेन उल्लेख किया है। बयाना परिस्थिति में सूरसेन नामक राजवंश का उल्लेख मिलता है। तो प्रश्न आ सकता है किस परिस्थिति में सूरसेन नामक राजवंश का उल्लेख मिलता है? तो बयाना परिस्थिति में सूरसेन नामक राजवंश का उल्लेख मिलता है। यह था आपका सूरसेन जनपद। आगे बात करते हैं सीवी जनपद की। आधुनिक उदयपुर के पूर्व पश्चिम में उत्तर संभाग के प्रदेश में सीवी जाति के आधिपत्य को स्थापित किया था। तो यहाँ उदयपुर के आसपास का क्षेत्र था वो सीवी जनपद के नाम से जाना जाता, इसलिए सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। इसलिए राजधानी मध्यमिका या माध्यमिका थी। दोस्तों ध्यान रखें, सीवी जनपद की राजधानी मंजमिका या माध्यमिका थी। उसके विशेष चित्तौड़ के पास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। तो सीवी जनपद के आपको अवशेष कहाँ मिलते हैं? चित्तौड़ के पास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। यह प्रश्न कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है कि सूरसेन जनपद है उसके आपको अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो चित्तौड़ के पास नगरी नामक गाँव है, वहाँ आपको सूरसेन जनपद के हैं वो अवशेष देखने को मिलता है। इस भूभाग को मेदपाट या प्रागवाट भी कहा जाता है। सीवी जनपद के भूभाग का दूसरा नाम क्या था? मेदपाट यानी मेवाड़ या प्रागवाट कहा जाता था। चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र मेदपाट या मेवाड़ या प्रागवाट के नाम से भी जाना जाता था। इसका भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं अर्जुनायन। तो देखिए दोस्तों, अर्जुनायन भरतपुर और अलवर प्रांत में अर्जुनायन अपने विजयों के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ के अर्जुनायन थे? भरतपुर और अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपने विजयों के लिए प्रसिद्ध है। अर्जुनायन ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी शत्रुओं को परास्त किया था। यह हो गया अर्जुनायन। अर्जुन इसमें आपको महत्वपूर्ण एक लाइन याद करती है, अलवर प्रांत के अर्जुनायन कहाँ हैं? अलवर और भरतपुर प्रांत के अर्जुनायन है, अपने विजयों के लिए प्रसिद्ध है। अब मालव, मालव शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट था जो वर्तमान में टोंक में है। ठीक है, टोंक में वर्तमान में स्थित है। मालव जनपद कहाँ था? टोंक का आसपास का क्षेत्र मालव जनपद के नाम से जाता था। कालांतर में अजमेर, टोंक और मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गया था मालव जनपद। टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता है। ये ध्यान रखिए, टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ आदि क्षेत्र वो मालव प्रदेश के अंतर्गत। मालवों के दिग्विजय का यूप अभिलेख नानसा भीलवाड़े में लगा है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए दोस्तों ये रहने वाली है, जो मालव जनपद है उसका दिग्विजयों का उल्लेख किस यूप अभिलेख में मिलता है? तो आप ध्यान रखिएंगे, दिग्विजय का उल्लेख आपको नानसा भीलवाड़ा के अंदर यूप अभिलेख है। क्या है? यूप अभिलेख है वो मिलेगा। और इनको मालव जनपद है वो टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़ क्षेत्र में फैला था। इतनी ही आपको याद रखनी है। मालवों की शक्ति का प्रमुख केंद्र है वो आपका जयपुर के निकट टोंक था। बस मालव जनपद में इतना ही देखना। आगे है योदेव जनपद। योदेव राजस्थान का उत्तरी भाग योदेव एक शक्तिशाली गणतंत्री कबीला था। संभवतः योधों ने ही उत्तरी राजस्थान में कुषाण शक्ति को नष्ट किया था। गुप्त काल तक भी ये गणतंत्रीय व्यवस्थाएं अपने अपने क्षेत्रों में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इसे आराध्य आश्रय रूप में बनाए रखा, परंतु 5वीं सदी के बाद में हूण आक्रमणों ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपद की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तो आप याद रखेंगे, जो योद्धों और ये राजस्थान के जो गणतंत्रीय जनपद व्यवस्था इस जनपद व्यवस्था को किसने समाप्त किया है? 5वीं सदी के बाद में हूण आक्रमणों ने यहाँ के गणतंत्रीय किसने? हूणों ने यहाँ की गणतंत्रीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया।
इसके बाद देखिए वृद्ध संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा है। किस ग्रंथ में जनपदों के पतन की चर्चा है? तो वृद्ध संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा है। इसके बाद ये जनपद अन्य नामों सीमाओं को लेकर सामने आते हैं, जैसे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ और मेवात। इसके बाद इन जनपदों का नाम में परिवर्तन हो गए हूण आक्रमण के पश्चात। अब बात करेंगे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़ और मेवाड़ क्षेत्र राजस्थान में कौन सा क्षेत्र है? तो देखिए मेवाड़ सबसे पहले पढ़ लेते हैं। मेवाड़, मेवाड़ प्राचीन सीवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता है। ध्यान दीजिए, प्राचीन जो सीवी जनपद था, सीवी जनपद का भाग है, वो क्या कहलाता है? मेवाड़ कहलाता है। और आधुनिक इसमें कौन से जिले हैं? वो आधुनिक में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। इसके साथ आगे बात करें, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य में आते हैं। सीवी जनपद का प्राचीन भाग है, वर्तमान में मेवाड़ कहलाया आगे जाके। और इसके अंदर आपके उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा जिले आए हैं। इसी क्षेत्र में 7वीं शताब्दी के में राजस्थान में गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा। जी हाँ, गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य है वो इसी क्षेत्र में रहा है। मेवाड़ क्षेत्र के अंदर गुहिल सिसोदिया राज्य रहा। नागदा, अहाड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि समय समय में गुहिलों की राजधानियाँ रही हैं। यहाँ की बोली मेवाड़ी है। ध्यान रखिए, मेवाड़ क्षेत्र की बोली का क्या नाम है? मेवाड़ है। कौन कौन से जिलों में है? तो आप पहले देख चुके हैं, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा। इन जिलों में क्या है? मेवाड़ी बोली जाती हैं, जो मेवाड़ क्षेत्र की भाषा है। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आने वाला है, सबसे इम्पोर्टेंट। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? देखिए आगे, वागड़। वागड़ आपका इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला, क्योंकि राजस्थान में 2 क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ सकता है, आपको कंफ्यूज कर सकता है। देखिए, राजस्थान में 2 क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं। पहला है वो आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, व दूसरा, तो इसमें ध्यान दीजिए, पहला कौन सा क्षेत्र वागड़ के नाम से जाना जाता है? पहला आपका इसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र है, वो वागड़ के नाम से जाना जाता है। और दूसरा आपका कौन सा? दूसरा आपका पिल्लानी। पिल्लानी कहाँ है? झुंझुनू में है। पिल्लानी के पास का क्षेत्र कौन सा? नरहड़, भादरा, नौर और कन्नाणा का क्षेत्र वागड़ के नाम से जाना जाता है। तो आपके 2 क्षेत्र हो गए जो वागड़ के नाम से जाने जाते हैं। पहला डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र, और दूसरा पिल्लानी जो झुंझुनू है उसके पास नरहड़, भादरा, नौर एवं कन्नाणा का क्षेत्र वागड़ के नाम से जाना जाता है। किंतु अधिकतर दक्षिण राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भूभाग को वागपट या वागड़ कहते हैं। अधिकतर डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को वागड़ कहते हैं, लेकिन इसके ये दूसरा वागड़ क्षेत्र राजस्थान में कहाँ है? तो पिल्लानी। अगर ऑप्शन में डूंगरपुर और बांसवाड़ा नया और वागड़ पूछ ले तो आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा, जिसमें पिल्लानी, नरहड़, भादरा, नौर और कन्नाणा क्षेत्र दिया होगा। और इस क्षेत्र की बोली को क्या कहते हैं? वागड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? वागड़ी कहते हैं। ये हो गया आपका वागड़ क्षेत्र। आगे बात करें मारवाड़। देखिए, मारवाड़ प्राचीन मरु प्रदेश की कालांतर में मारवाड़ का है। मरु प्रदेश जो आपका था बीकानेर, नागौर और जोधपुर का क्षेत्र, उससे कालांतर में आगे जाकर मारवाड़ के नाम से जाते हैं। 7वीं सदी में इसके मंडोर, जोधपुर क्षेत्र का पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया था। मंडोर यानी जोधपुर का क्षेत्र है वो मारवाड़ कहलाया, और 7वीं सदी में यहाँ पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया था। इस क्षेत्र पर राठौड़ राजवंश का भी आधिपत्य स्थापित हो चुका था बाद में। अब बात करते हैं हाड़ौती। आधुनिक बूंदी कोटा क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। ध्यान रखिए, बूंदी कोटा जो झालावाड़ का क्षेत्र है वो आधुनिक समय में हाड़ौती कहलाते हैं। प्राचीन काल में इस भूभाग पर किन का आधिपत्य था? इस भाग में मीणा जनजाति का आधिपत्य था। किस जनजाति का आधिपत्य था? मीणा जनजाति का आधिपत्य था। किसमें? हाड़ौती क्षेत्र में। मीणा वंश का बूंदा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण। जी हाँ, बूंदी का नामकरण किसके नाम पर पड़ा? तो मीणा वंश का शासक थे बूंदा, और उनके नाम पर किसका नामकरण हुआ था? बूंदी का नामकरण हुआ था। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार किया था। किस क्षेत्र पर अधिकार किया था? हाड़ौती क्षेत्र पर। तभी से इस भूभाग को, यहाँ की बोली को हाड़ौती कहा जाता है। जब हाड़ा चौहान वंशों ने यहाँ पर शासन किया तो इस वजह से यहाँ की जगह और यहाँ की बोली दोनों कौन सी है? हाड़ौती कही जाती है। तो ये हो गया हाड़ौती प्रदेश। आगे बात करते हैं ढूंढाड़। जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ के नाम से प्रसिद्ध हैं। जी हाँ, याद रखिए, जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ के नाम से प्रसिद्ध हैं। 12वीं सदी में कछुआ राजपूत ने यहाँ पर क्या किया? मीणा और बड़ गुजरों को परास्त किया। कछुआ जो राजपूत जाति थी उन्होंने, और उनको हरा करके राजवंश की स्थापना की। किस राजवंश की? कछुआ राज्य की स्थापना कहाँ की थी? जयपुर में। और इस क्षेत्र की भाषा क्या कहलाती है? ढूंढाड़ी कहती है। तो ढूंढाड़ क्षेत्र राजस्थान में कौन सा है आपका? जयपुर के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया आपका ढूंढाड़ क्षेत्र।
अब बात करते हैं मेवात। मेवात किसे कहते हैं? अलवर और भरतपुर का क्षेत्र जहाँ मेव जाति की अधिकतर रही थी, मेवात कहलाया। अलवर और भरतपुर का क्षेत्र जहाँ मेव जनजाति के लोग ज़्यादा थे, मेवात कहलाया। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खां मेवाती था। कौन था? याद रखेंगे, मेवातियों का प्रसिद्ध नायक कौन है? हसन खां मेवाती, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। तो याद रखिए, प्रश्न आ सकता है कि खानवा के युद्ध में मेवात क्षेत्र में राणा सांगा की ओर से कौन लड़ा था बाबर के विरुद्ध? कौन लड़ा था? हसन खां मेवाती लड़ा था। कौन लड़ा था? हसन खां मेवाती लड़ा था। ये हो गए राजस्थान के विभिन्न अंचल और उनके प्राचीन नाम, उसके बाद के नामकरण। इन सब अंचलों के अतिरिक्त राजस्थान में कुछ अन्य क्षेत्र हैं, जैसे जैसलमेर को प्राचीन में माड़ या वल के नाम से जाना जाता था। जी हाँ, याद रखिए, जैसलमेर का प्राचीन नाम माड़ या वल। जोधपुर का दक्षिणी भाग है वो आपका गुर्जर रत्ता कहलाता था। जोधपुर का दक्षिणी भाग क्या कहता था? गुर्जर रत्ता कहलाता था। प्रतापगढ़ को कांठल, प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम कांठल। झालावाड़ का क्षेत्र मालवा, झालावाड़ का क्षेत्र क्या कहलाता था? मालवा कहलाता था। चूरू, झुंझुनू और सीकर वाला क्षेत्र क्या कहलाता? आपका शेखावाटी कहलाता था। ब्यावर और अजमेर का आसपास का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना था। जी हाँ, याद रखिए। आपको इसमें एक बार फिर से आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, जैसलमेर को मांड या वल कहते थे प्राचीन समय में। जोधपुर का दक्षिणी भाग आप गुजरता कहलाता। प्रतापगढ़ को कांठल कहते थे। झालावाड़ का क्षेत्र मालवा प्रदेश के नाम से जाना था। चूरू, सीकर और झुंझुनू का क्षेत्र आपका शेखावाटी कहलाता था। मेरवाड़ा किसे कहते थे? ब्यावर और अजमेर के आसपास का क्षेत्र आपका मेरवाड़ा कहलाता था प्राचीन समय में। ये आपके प्राचीन नाम हैं जो राजस्थान में प्राचीन अंचलों के नामकरण चेंज हुए थे। राजस्थान और उसके विभिन्न क्षेत्रों में भूगोल बोलियां, वेशभूषा और व्यवहार परंपराओं को धन्य है। ये बात आप याद रखेंगे, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्राचीन क्षेत्रों के नाम, इसके साथ ही आपके जनपद और प्राचीन अंचलों के नाम हो चुके हैं। ये था आज का आपका अध्याय। इसके साथ ही इसमें एक मैप दे रखा है, उसको एक बार सरसरी नज़र से देख लीजिए। शेखावाटी यहाँ है, कौन सा क्षेत्र है? सीकर, इसके साथ झुंझुनू और चूरू का क्षेत्र शेखावाटी। मेवात आपका अलवर और भरतपुर का क्षेत्र। ढूंढवाड़ जयपुर के आसपास का क्षेत्र। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का क्षेत्र। मेवाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के आसपास क्षेत्र। वागड़ आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आसपास का क्षेत्र। मारवाड़ आपको पता ही है, जोधपुर का क्षेत्र। और माड़ वल किससे जाना था? जैसलमेर को माड़ या वल के नाम से जाना जाता था। ये हैं राजस्थान के विभिन्न अंचलों और उनके प्राचीन नाम। आज का जो दूसरा अध्याय है कक्षा 6 भाग 1 का, वो यहीं समाप्त होता है। इसके साथ ही कुछ मीनिंग्स देख लें तो दोस्तों, अंचल है वो क्षेत्र को जानना चाहते हैं। ऋग्वेद है जो प्राचीन ग्रंथ है, जो प्रथम वेद कौन सा? ऋग्वेद है। प्रथम वेद आपका ऋग्वेद। उसके बाद आपका सामवेद। सामवेद के बाद में आपका कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद। और उसके बाद यजुर्वेद और आपका अथर्ववेद। यह वेदों का क्रम है। सत्रप क्या? प्रांत का मुखिया या राज्यपाल को सत्रप कहते थे। जी हाँ, आपको याद रखना है। सत्रप किसे कहता था? प्रांत का मुखिया या राज्यपाल क्या कहलाता? सत्रप कहलाता था। प्राचीन समय में प्रांत का मुखिया या राज्यपाल क्या कहलाता था? सत्रप कहलाता था। प्रांत का मुखिया जो शक जाति शासकों के समय प्रयुक्त होता था, सत्रप। प्रांत का मुखिया क्या कहलाता था प्राचीन शक जाति के समय? सत्रप कहलाता था। याद रखेंगे। और 2 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इसके आपको सही जवाब देना था इन क्वेश्चन का। तो पहला है, मत्स्य जनपद की राजधानी थी, कहाँ थी? मथुरा, अहिछत्रपुर, विराटनगर या बागौर? आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दिए। दूसरा क्वेश्चन आपका, कोटा, बूंदी, बारावाला क्षेत्र प्राचीन समय में क्या कहलाता था? हड़ौती, जांगल, मरु या मेवात? और इसके साथ ही खालिस्तान है, ब्यावर, अजमेर का क्षेत्र प्राचीन समय में क्या कहलाता था? और जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा क्या कहलाती है? इसके लिए आपको हिंट देता हूँ, जयपुर के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता था। और ढूंढाड़ क्षेत्र की भाषा कौन सी थी? वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। इसके साथ मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जिसका आपको तीसरा अध्याय लेकर आएंगे। तो इसलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।